नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। प्राकृतिक आपदा एवं भंडारण व खरीदी न होने पर किसानों ने फेंक दी सैकड़ों क्विंटल प्याज। राज्य सूचना आयुक्त की फटकार के बाद जागा पीएचई विभाग, गांव तक पहुंचाया पेयजल। पुलिस द्वारा चरण स्पर्श करने एवं संबोधन पर आईजी ने लगाया प्रतिबंध। अब खबर विस्तार से। रायपुर करचुलियान विकास खंड अंतर्गत ग्राम उमरी पंचायत में हजारों एकड़ में बोई गई प्याज की फसल बिक्री न होने के कारण व भंडारण के अभाव में खुले आसमान के नीचे करीब 1500 क्विंटल प्याज सड़ रही है, जिसके चलते जहां किसान बर्बाद हो रहा, वहीं महामारी फैलने के भी आसार है। जबकि प्रशासन द्वारा किसानों की प्याज खरीदने को लेकर भंडारण की व्यवस्था करने में नाकाम रहा। वहीं किसानों की आय को दुगना करने का शासन द्वारा दावा तो किया जा रहा, पर निराधार साबित हुआ। कृषकों ने बताया कि अभी तक बोई जा रही प्याज में कभी कभी उचित मूल्य मिल जाता था, किंतु इस वर्ष न तो शासन द्वारा खरीदी की गई और न ही भंडारण के पर्याप्त व्यवस्था है और लॉकडाउन के चलते बाहर भी नहीं ले जा सकते, जिसके कारण पूरी प्याज खेतों में सड़ रही है। गांव में 3 रुपए किलो प्याज मांगा जा रहा है, जिससे लागत भी नहीं निकल रही है। ऐसे में किसानों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। वहीं रायपुर करचुलियान तहसीलदार ममता पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारियों द्वारा उक्त क्षेत्र का सर्वे कराया जा रहा है। प्रस्तुत है ग्रामीणों से तहसीलदार ममता पटेल से जानकारी के अनुसार। 2 मिनट में हम वही रास्ता निकल चलेंगे। हम अगर 10 मिनट की भेजेंगे। बताइए। हम लोगों की प्याज कम से कम 3 से 4 एकड़ में बोई थी, जो हम लोगों की सड़क खराब हो गई। कम से कम 100 से 200 कुंटल नष्ट हो गई प्याज। उसके लिए हम शासन से गुहार कर रहे हैं कि कुछ में कुछ हम लोगों को अनुदान राशि दी जाए, नहीं तो कम से कम प्याज का रेट 15 से 20 रुपए कर दिया जाए। नहीं किसान क्या करेगा बेचारा, किसान कुछ नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाए किसान। एक तो खाद महंगी है, एक बीज भी महंगा है, अरे ऊपर से आपदा चल रही है, किसान क्या करेगा बेचारा। कितने एकड़ में बोई थी आप? कम से कम 4 से 5 एकड़ में बोए थे प्याज। कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 200 से 250 कुंटल तक का सड़ गई प्याज। ये प्राकृतिक आपदा के कारण रखने की व्यवस्था नहीं। रखने की व्यवस्था नहीं है, ना कुछ है यहाँ, ना कोई सुनता है, ना कुछ करता है। हम लोगों को क्या करेंगे हम लोग। भंडारा आपने खुद से दिया था? हाँ। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार पटेल, रायपुर करचुलियान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो प्याज क्यों फेंकी है आप लोगों ने यहाँ पे? प्याज सड़ गई तो कब क्या करें उसका, कहाँ रखने के लिए जगह नहीं थी, रखने के लिए जगह भी नहीं है, कहाँ रखें प्याज। ना उसको तो कहाँ रखें? कुछ तो खेत में पड़ी है, अभी कम से कम 1 से 2 एकड़ खोदने के लिए खेत पड़े हैं। अब क्या किया जाए। ठीक है, बताइए भैया। मैं गेंदलाल पटेल, ग्राम पंचायत उमरी, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान, जिले मध्य प्रदेश। मैं किसान का बेटा हूँ, ग्राम उमरी का। यहाँ पे कम से कम ग्राम उमरी में 80 एकड़ के आसपास प्याज लगी थी, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पूरे खेत में पानी भर गया है और भंडारण की न होने के कारण पूरी प्याज सड़ के नष्ट हो गई है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्याज का कुछ दाम बढ़ा दिया जाए तो किसान अपना मूलधन प्राप्त कर लें, या फिर भंडारण की कहीं व्यवस्था कर दी जाए तो किसान वहाँ पे रखते प्याज को, तो किसान की ज़िंदगी बच जाए, खाद बीज के लिए उनको वापस आ जाए पैसा, और नहीं तो किसान अब भूखों मरने के कगार पर है। यही उनका आजीविका का साधन है। बाकी यहाँ कुछ खेती नहीं होती है, प्याज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ खाने पीने के लिए गेहूँ की खेती कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं। अभी तो कोई नहीं आया क्या? अभी कोई यहाँ देखने तक नहीं आया है, ना ग्राम पंचायत के सरपंच आए हैं, ना SDM आए, ना तहसीलदार आए, ना कोई नहीं आया। और किसान इधर उधर घूम रहा, भटक रहा है, फेंक रहा है। और कुछ दिन बाद यहाँ ये देखने को मिलेगा कितनी महामारी फैल चुकी है, महामारी की आशंका आ चुकी है, और इसमें टाइम नहीं लगेगा जी। उमरी गाँव में करीब सैकड़ों कुंटल प्याज बर्बाद हो गई इस तूफान में, तो उसकी क्या लोग मुआवजा के लिए क्या कर सकते हैं? अभी जो विगत दिनों में आंधी तूफान और बारिश हुई थी, उसमें जो भी हलकों में नुकसानी हुई है, हमारे राजस्व अमले के द्वारा निरंतर जांच की गई है, और जो भी जांच में आएगा RBC 6/4 के तहत जो भी प्रावधान है नुकसानी का, वो उनको प्रदान किया जाए। अभी वहाँ कोई पहुँचा, कोई सर्वे दल नहीं पहुँचा है तो उसके लिए नहीं, जो पटवारी हल्का होगा वो वहाँ की जाँच करके हमें दे देगा। रीवा जोन पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर द्वारा आज एक आदेश जारी कर पुलिस द्वारा चरण स्पर्श शब्द पर रोक लगाई। वहीं देखा जा रहा है कि आए दिन पुलिसकर्मी अधिकारियों से मिलने पर चरण स्पर्श या फोन पर भी चरण स्पर्श कहकर संबोधित करते हैं, जो पुलिस व वर्दी दोनों के प्रतिकूल है।
पुलिस विभाग में पहले से ही अधिकारियों से मिलने के दौरान सैल्यूट, जय हिंद जैसे अन्य संबोधन के तरीके सेट हैं, इसलिए आदेश जारी किया गया कि ऐसे संबोधनों का उपयोग न करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है आईजी चंचल शेखर से जानकारी के अंश। जी, मैंने परसों के दिन एक पत्र जारी किया है सभी एसपीज को, सभी अधिकारियों को, कि पुलिस अधिकारी देखे जाते हैं कि कई बार यूनिफॉर्म में लोगों के चरण स्पर्श कर रहे हैं, या नहीं तो फ़ोन पे भी अगर हम बात करें तो वो चरण स्पर्श ऐसा बोलते हैं और किसी तरह अन्य तरह की भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जो पुलिस अधिकारी एवं उसके जो यूनिफॉर्म है, उसका जो वर्दी है, उसके गरिमा के अनुकूल नहीं है, गरिमा के प्रतिकूल है। तो इसलिए मैंने ये एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यूनिफॉर्म में किसी का चरण स्पर्श करते हुए या वरिष्ठ अधिकारी का या किसी और का भी करते हुए पाया जाता है, या फ़ोन पे भी वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होगी। देश में ये पहला आदेश नहीं है, ये सेट है। पुलिस विभाग में सामने वाले व्यक्ति के लिए, बड़ा हो छोटा हो, सबके लिए अभिवादन कैसे होना चाहिए, इसकी परंपरा सेट है। नमस्कार बोलते हैं हम हिंदी भाषी प्रदेश में, सुप्रभात बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं। जब हम पैरामिलिट्री में जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं, ठीक है। ये दी गई है। या यूनिफॉर्म में रहते हैं तो हम सैल्यूट करते हैं, उसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब सामने आ जाते हैं, सिविल में रहते हैं, तो आपने देखा होगा डीएसपी वाले जो ऐसे करके सावधान बनाते हैं, तो वो पर्याप्त है अभिवादन। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई और विभिन्न प्रकार के अभिवादन का कोई इसमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म की गरिमा को मेंटेन करे तो बेहतर रहेगा। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का दावा कर रही है, परंतु आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत सिंधवा गांव के नेवरिया बस्ती के लोग अभी भी पानी की मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने राज्य सूचना आयोग में एक आरटीआई दायर की, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा संबंधित अधिकारियों से मामले की जानकारी लेते हुए लापरवाही पर फटकार लगाई तथा आयुक्त के आदेश के बाद तुरंत ही पीएचई की देखरेख में ग्रामीणों के लिए गांव में ट्यूबवेल लगवा दिया गया। अगर ग्रामीणों की माने तो पानी की समस्या काफी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। वहीं राज्य सूचना आयुक्त के हस्तक्षेप से इस समस्या में राहत मिली है, जबकि राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बताया कि हमें ट्विटर एवं व्हाट्सएप के जरिए इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद लोगों की समस्याओं का निदान हो पाया। प्रस्तुत है ग्रामीणों आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी एवं राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह से जानकारी के अंश। ये पानी का संकट जिस तरह से आपके गांव में है, तो कैसे आप पानी व्यवस्था हो पाती है? यहाँ से कितना दूर आप लेके जाते हैं? 1 किलोमीटर होगा यहाँ से आपका घर? हाँ। कब से आप यहाँ से पानी लेके जा रही हैं? 2 साल हो गया है। लगातार आते हैं? हाँ। ये जो पानी चल रहा है हैंड पंप में मोटर के द्वारा, किसके द्वारा ये कराया गया था? ये शिवानंद के द्वारा। शिवानंद जी के द्वारा कराया गया था। ये बताइए, आपके घर के आसपास कोई नल हैंड पंप है पर चलता नहीं है। इसके कष्ट झेलते झेलते हमने अपनी ये बातें अपने विधायक, सांसद, जो हमारे विधायक श्री पंचूलाल प्रजापति हैं और जनार्दन मिश्र, उनके समक्ष ये बातें रखी गई थी कि हम लोग पानी से परेशान हैं। उनका कोई रिएक्शन नहीं मिला पानी को लेकर। पानी से बस उनका यही मत मिला कि बस वोटिंग के टाइम पर उन्होंने बहुत गरीबों का मसीहा बने हमारे, पर रियल टाइम पर जब हम पानी से लड़ रहे थे तब उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। और अभी 10 साल गुजर जाने के बाद 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पानी किसी बोर पंप, किसी बड़े बुजुर्गों के यहाँ, गाँवों के जमींदारों के पास जाकर हम लोग पानी एकत्रित किए और यही समस्याएं हम लोग झेलते आ रहे थे। अब अच्छा लगा, 2 दिन हुए हमारे यहाँ भी हरिजन बस्ती में बोर हुआ। बेसिकली हमारा क्षेत्र जो है जहाँ पर हम खड़े हैं,
ये पानी की समस्या से एक लंबे अरसे से त्रस्त है और यहाँ पे अमवा की जो ये टोला कहलाता है, बांस पंचायत के अंतर्गत आता है, यहाँ पर पानी है ही नहीं ज़मीन के अंदर। और एक निश्चित गहराई के बाद जब मोरम ख़त्म होती है तो मिट्टी एक पीली वाली आ जाती है। इसके बाद यहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलता। जहाँ भी खुदा है वहाँ पे गंधक टाइप का एक अजीब किस्म का स्मेल रहती है उस पानी में। तो सारे के सारे लोग न सिर्फ इस आदिवासी बस्ती अमवा के, बल्कि इस अमवा ग्राम के जितने भी लोग हैं हर वर्ग के और बांस के भदौहा के जो भी बांस पंचायत का आती है, सब परेशान है। यहाँ पे नल जल योजना की सख्त आवश्यकता है। और हम आपको बता दें कि बांस पंचायत में एक पानी की टंकी अच्छी खासी बनाई गई है, लेकिन वहाँ से कोई पानी का सप्लाई नहीं होता है। सिर्फ PHI ने उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है। लाखों रुपए उसकी इनका पेमेंट वगैरह सब बताया जाता है इन सब का, लेकिन समस्या ये है कि वो पानी है कहाँ, मिलता किसको है। तो ये व्यवस्था की आवश्यकता है इसमें। और यहाँ इस बस्ती में भी टंकी बनाई जाए, यहाँ पे नल जल योजना के माध्यम से पानी सप्लाई किया। यद्यपि ये जो मशीन आप देख रहे हैं, अभी कल 3 जून को यहाँ पर ये आई हमारे क्षेत्र में एक नेवरिया हरिजन बस्ती में जो बहुत पुराना मुद्दा था, वहाँ पर अच्छा बोर हुआ, पानी मिला 350 फीट में 2-2.5 इंची पानी है। अब अमवा के इस टोला में आदिवासी बस्ती में जो सैकड़ों की आबादी, यहाँ पे बोर होने वाला है, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इस विशेष जगह पे अभी तक सक्सेस नहीं है। अब देखिए ये होता है तो क्या होता है इसमें। ये एक विशेष आप कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की एक प्रयास है जिसमें से हमने एक सूचना का अधिकार लगाया था। और चूंकि ये जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) है उसके अंतर्गत आता है, जिसमें 48 घंटे के अंदर जवाब देना पड़ता है। मैंने वो RTI सूचना का अधिकार लगाया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में, और वहाँ से हमने जानकारी चाही कि आखिर आपने नलकूप यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्या वजह है। 900 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर से पानी लोग लेके आ रहे हैं। तो फिर उसके तहत माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने नोटिस जारी किया और उसी के तहत फिर 24 घंटे के अंदर यहाँ पे 2 बोर सैंक्शन हुए। एक तो नेवरिया हरिजन बस्ती में जो हो चुका है, और दूसरा ये आपका अमवा टोला आदिवासी बस्ती जो यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले आपने यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद या किसी को आपने अवगत कराया था? कई बार, हम ही ने नहीं सभी ने अवगत कराया, पर आपको पता है कि मुद्दा था और जीवन जीने के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ था। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, ट्विटर और ईमेल के माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आया, तो उस पर फिर उसके बाद फिर अपीलकर्ता ने मुझे इससे जुड़े हुए जो कागज़ थे अपील के से रिलेटेड, वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवाए। और उसके बाद हमने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप से नोटिस इशू किया। जो सीनियर इंजीनियर थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वहाँ पर, लोक सूचना अधिकारी, उनको भी नोटिस इशू किया गया। और आज अब इस पर यहाँ पर सुनवाई हुई है आयोग में, और ये सुनवाई भी हमने व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से की गई है। और इनके जवाब जो थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो सीनियर इंजीनियर हैं, उनके जवाब भी हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जानकारी के साथ साथ ग्रामीणों को पीने का पानी भी मिल गया। देखिए, वहाँ ग्रामीण काफ़ी संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से, लेकिन अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं जिस तरह का परिदृश्य चल रहा है कोरोना के चलते, सुनवाई ठप थी, अब ये एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। तो इसमें शासन और अपीलकर्ताओं का न सिर्फ पैसा बच रहा है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। अपील की सुनवाई जो है वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से होगी, और जो भी दस्तावेज या एफिडेविट जो भी अधिकारी हमको भेजेंगे वो भी हमें वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। तो सुनवाई में ना अपीलकर्ता को यहाँ आने की जरूरत है, ना अधिकारी को यहाँ आने की जरूरत है, सुनवाई व्हाट्सएप पर हो जाएगी। इसमें शासन का लाखों रुपए का खर्चा भी बचेगा, क्योंकि TADA का जो खर्चा होता था अधिकारियों का, वो अब बचेगा। इसके अलावा जो अपील करता है वो अपनी जेब से पैसा लगा करके आते थे, वो भी बचेगा। और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, तो ये जो महामारी उससे भी सब लोग बच के रहें। भाजपा के संभागीय कार्यालय अटलकुंज में आज पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अजय सिंह द्वारा संयुक्त पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण, NRC एवं शासन की आर्थिक नीति सहित कोरोना की जंग का सफल नेतृत्व की जानकारी दी। वहीं सोनू सूद से मदद मांगने पर कांग्रेस की टिप्पणी का जवाब देते हुए बताया कि 168 लोगों के लिए अलग से श्रमिक ट्रेन चलाना संभव नहीं था। अगर कांग्रेसी चाहे तो आ रही बसों का विरोध करते हुए उनका चक्का जाम कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि शिवराज सिंह को 15 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल का अनुभव है और वो अपने अनुभव के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं। प्रस्तुत है विधायक राजेंद्र शुक्ल से वार्ता के अंश। नहीं, विफलता का सवाल ही नहीं है। ये मैंने कहा है कि ये लोग बंद कमरे में बैठे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 25 दिनों में 45 श्रमिक ट्रेनें रीवा में आई और पिछले 25 दिनों में 1500 बसें रीवा में आई।
वो मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था के द्वारा आई। आज भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से 2 बसें मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था से रीवा में आ रही हैं। तो यदि आपको यही इच्छा है कांग्रेस के मित्रों को कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही लोगों को लाया जाए, तो जो 1,17,000 लोग लाए गए उसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद दीजिए आप। और 164 लोग जो ऐसे थे, मैं वास्तव में आपको बताऊं क्या घटना है। मुझे इस दौरान पूरे देश में जो लोग हैं वो सब हमसे संपर्क में थे। हमारा मोबाइल तो ऐसा हो गया कि सबको मिल गया था। तो उन लोगों ने हमको फ़ोन किया कि हम लोग बम्बई में फंसे हैं। हमने कहा अभी तो ट्रेनें आई हैं, 3-4 ट्रेनें आई हैं, आप कैसे रह गए? तो उन्होंने कहा कि उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन में हम लोग लेट हो गए, ट्रेनें फुल थी और चली गई और हम लोग नहीं आ पाए। तो हमने कहा फिर तो 168 लोगों के लिए श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए मिनिमम 1200 आदमी चाहिए, तो थोड़ा समय लगेगा, बसों का इंतजाम करते हैं, भोपाल से बस भेजेंगे। तो उन्हीं में से लोगों ने कहा कि भोपाल से बस भेजेंगे, समय लगेगा 2 दिन आने में, 4 दिन जाने में। हम लोग जहाँ रहते हैं यहीं पर मैदान से सोनू सूद जी की बसें श्रमिकों को लेके बाहर के लोगों को घरों में पहुँचाने का काम वो कर रहे हैं। तो यदि आप उनको बोल दीजिए तो तुरंत व्यवस्था हो जाएगी, हम लोग भी आ जाएंगे। तो अब रीवा के लोग वहाँ पर यदि ये कहेंगे कि आप फलाने को बोल दीजिए और हमारा काम हो जाएगा, तो हमने ट्वीट कर दिया और उसका रिस्पांस इतना तेज़ आया उनका कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कर दूंगा, और वो इंतज़ाम हो गया। अभी कांग्रेस के लोगों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यदि तुम्हें इसमें प्रसन्नता होती है कि शासन ले आए, तो जो 1,17,000 आए उसमें प्रसन्न हो जाओ, उसी में धन्यवाद दे दो। आने में यदि आपको बहुत परेशानी हो रही है तो बेला में जाके और चक्का जाम करके उनके ट्रकों को रोक दो भाई, जो बस आ रही है उनको मत आने दो। इस प्रकार की राजनीति होती है क्या? और इसलिए मैंने कहा कि नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। इतनी दुर्दशा के बाद भी अभी सुधरने को तैयार नहीं है। जब तक रीवा में तो सुपड़ा साफ हो गया, इसी उनके हरकतों के कारण। नहीं, ऐसा कभी होता है कि 8 में ऑटो हार जाओ? वो इसीलिए कि नकारात्मक राजनीति करोगे तो मीडिया की खबर भले बन जाओ, न्यूज़ चैनलों में भले चल जाओ दिन भर, लेकिन जनता के दिलों से उतर जाओगे। और उसके बाद जब कभी मौका आएगा जनता को, तो लोग कहेंगे ये वही लोग हैं जो गरीबों की मदद हो रही थी, फंसे हुए लोगों की। खुद तो मदद किया नहीं, यदि किसी ने मदद कर दिया तो उसमें उनको बदनाम करने की कोशिश की। आपकी परफॉर्मेंस को लेकर सरकार की क्या डाउट है कि अभी तक जो है तो विचार विमर्श चल रहा है? देखिए, इसमें हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है कल कि इस मध्य प्रदेश में 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अनुभव किसी के पास नहीं रहा। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहे और आज वर्तमान में वो मुख्यमंत्री है, और उनसे ज़्यादा मंत्रिमंडल का विस्तार किसी ने नहीं किया। तो इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार करना उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस छोटा मंत्रिमंडल कोरोना संक्रमण के कारण, परेशानी के कारण जरूरी था। ये मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री जी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को काफ़ी नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं, और जब उचित समय आएगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मतलब बिंद क्षेत्र के 7% विधायकों का समर्थन आपके साथ है? आपको कोई शंका है क्या? सवाल इसका नहीं है कि किसके साथ, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। दावेदार बढ़ गए, दावेदार बढ़ गए। राजनीति में यदि कोई हमारी इच्छा है तो उसको कोई बुरा नहीं मानता है। आ रहे हैं अकेले 70,000 तो रीवा में आए हैं, अब इनको भी काम चाहिए। मनरेगा के माध्यम से तत्काल उनको काम दिया जा सकता है। अभी तुरंत तत्काल कोई योजनाएं बन रही हैं। विशेष आर्थिक पैकेज में ये भी है कि हम ब्लॉक स्तर पे अस्पताल बनाएं, ब्लॉक स्तर पे वो तमाम सुविधाएं जो कोविड से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है। ये इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योगों का एक भी बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होने वाला है, ये भी विशेष आर्थिक पैकेज में है। लेकिन अभी उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के माध्यम से उनको तत्काल काम देना ये जरूरी था। इसके लिए उन्होंने जो प्रावधान था उसमें 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान इस विशेष आर्थिक पैकेज में किया है, और इसीलिए आप देखेंगे बहुत तेज़ी से मनरेगा के काम शुरू है। 25 लाख से ज़्यादा मजदूर 3 दिन पहले का आंकड़ा है कि मनरेगा में लगाए जा चुके हैं, जो अभी तक ऐतिहासिक है। इतने मजदूर मनरेगा में इसके पहले कभी लगाए नहीं गए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। प्राकृतिक आपदा एवं भंडारण व खरीदी न होने पर
किसानों ने फेंक दी सैकड़ों क्विंटल प्याज। राज्य सूचना आयुक्त की फटकार के बाद जागा पीएचई विभाग, गांव तक पहुंचाया पेयजल। पुलिस द्वारा चरण स्पर्श करने एवं संबोधन पर आईजी ने लगाया प्रतिबंध। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।